भाग 1 आजादी की पहेली। आजादी का क्या मतलब है? क्या हम सचमुच अपनी जिंदगी के मालिक हैं या हमारे चुनाव पहले से तय हैं? ये सवाल सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाते रहे हैं। खुद को दोराहे पर कल्पना कीजिए, दो रास्ते आपके सामने हैं। आप विकल्पों को तौलते हैं, परिणामों पर विचार करते हैं और अंत में एक फैसला लेते हैं। लेकिन क्या आपने वास्तव में स्वतंत्र रूप से चुनाव किया था, या आपके कार्य आपके नियंत्रण से परे घटनाओं की एक कड़ी से पूर्व निर्धारित थे? अगर आजादी एक भ्रम है, तो नैतिकता, जिम्मेदारी और न्याय की हमारी समझ चुनौतीपूर्ण है। हमारी कानूनी व्यवस्थाओं की नींव व्यक्तिगत जवाबदेही के आधार पर सवालों के घेरे में है। आइए हम इतिहास, विज्ञान और व्यक्तिगत चिंतन के माध्यम से एक यात्रा पर निकलें, आजादी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। भाग 2 प्राचीन गूंज, शुरुआती विचारों की एक झलक। आजादी की बहस के बीज प्राचीन ग्रीस में बोए गए थे। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने पसंद की अवधारणा से जूझते हुए तर्क, इच्छा और बाहरी प्रभावों के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाया। प्लेटो, जो अपने फॉर्म्स के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, का मानना था कि हमारे इंद्रिय अनुभवों से परे वास्तविकता मौजूद है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी आत्माएं हमारे शरीर के भीतर कैद जन्मजात ज्ञान रखती हैं, जिन्हें तर्क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। प्लेटो के छात्र अरस्तु ने व्यावहारिक ज्ञान और सदाचार नैतिकता पर जोर देते हुए एक अधिक जमीनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अरस्तु एक हद तक आजादी में विश्वास करते थे, लेकिन बाहरी कारकों और आदतों के प्रभाव को स्वीकार करते थे। ये प्रारंभिक दार्शनिक पूछताछ आजादी की बहस की स्थायी प्रकृति को उजागर करती है। भाग 3 मन शरीर समस्या, डेस्कार्टिस और लोगों का पृथक्करण। 17वीं शताब्दी के दार्शनिक रेने डेस्कार्टिस ने मन शरीर द्वैतवाद की अपनी अवधारणा से आजादी की बहस को गहराई से प्रभावित किया। डेस्कार्टिस ने तर्क दिया कि मन एक गैर भौतिक पदार्थ जो विचार और चेतना के लिए जिम्मेदार है, भौतिक शरीर से अलग था। मन और शरीर के इस अलगाव ने यह समझने में एक चुनौती पेश की कि वे कैसे बातचीत करते हैं। अपनी सीमाओं के बावजूद डेस्कार्टिस के द्वैतवाद का स्थायी प्रभाव पड़ा, जिससे चेतना की प्रकृति और भौतिक दुनिया से उसके संबंध के बारे में बहस छिड़ गई। एक गैर भौतिक मन कैसे स्वतंत्र विकल्प बना सकता है, यह सवाल विवाद का विषय बना रहा। भाग 4 नीत्शे की सत्ता की इच्छा, आजादी से परे एक ताकत। 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने सत्ता की इच्छा की। अपनी अवधारणा के साथ आजादी की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। नीत्शे ने तर्क दिया कि यह मूलभूत प्रेरणा सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, मानव क्रियाओं के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति थी। जबकि नीत्शे ने स्पष्ट रूप से आजादी से इनकार नहीं किया, सत्ता की इच्छा पर एक मौलिक ड्राइव के रूप में उनके जोर ने इस बारे में सवाल उठाए कि हमारे चुनाव वास्तव में किस हद तक स्वतंत्र हैं। उनका काम हमें याद दिलाता है कि मानवीय प्रेरणा जटिल है और अक्सर सचेत जागरूकता के दायरे से परे काम करती है। भाग 5 पसंद का तंत्रिका विज्ञान, मस्तिष्क की भूमिका की खोज। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने निर्णय लेने के जैविक आधार में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आजादी की बहस में प्रवेश किया है। मस्तिष्क इमेजिंग तकनीक, जैसे कि कार्यात्मक एमआरआई, शोधकर्ताओं को निर्णय लेने वाले कार्यों के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि का निरीक्षण करने की अनुमति देती है। अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, योजना बनाने, निर्णय लेने और आवेगी व्यवहार को रोकने में भारी रूप से शामिल हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि हमारे चुनाव अचेतन मस्तिष्क प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। जबकि तंत्रिका विज्ञान ने निर्णय लेने के जैविक आधार को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यह सवाल अभी भी तीव्र बहस का विषय है कि क्या ये निष्कर्ष आजादी को कमजोर करते हैं। भाग 6 नियंत्रण का भ्रम, अवचेतन का अनावरण। मनोविज्ञान आजादी की बहस पर दिलचस्प दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र ने कई प्रयोग किए हैं जो हमारे विकल्पों को प्रभावित करने में स्थितिजन्य कारकों और अचेतन पूर्वाग्रहों की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण मिलग्राम प्रयोग है, जिसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति अधिकार के आंकड़ों का पालन करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से तैयार थे, तब भी जब उन्हें दूसरों को हानिकारक प्रतीत होने वाले बिजली के झटके देने के लिए कहा गया था। यह प्रयोग
दूसरों के साथ बताता है कि हमारे कार्यों को बाहरी दबावों और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित किया जा सकता है, अक्सर हमारी चेतना के बिना। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर शोध से पता चला है कि हमारी धारणाएं, निर्णय अक्सर अचेतन शॉर्टकट और अनुमानी से प्रभावित होते हैं। ये निष्कर्ष हमारे अपने फैसलों पर नियंत्रण की हमारी सहज भावना को चुनौती देते हैं। भाग 7, बहस का महत्व, नैतिकता और समाज के लिए निहितार्थ। नैतिकता, जिम्मेदारी और न्याय की हमारी समझ के लिए आजादी की बहस के गंभीर निहितार्थ हैं। यदि हमारे चुनाव वास्तव में स्वतंत्र नहीं है, तो क्या हमें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है? यदि आजादी एक भ्रम है, तो हमारी कानूनी व्यवस्थाओं की नींव, जो व्यक्तिगत दोष की अवधारणा पर निर्भर करती है, सवालों के घेरे में है। आजादी की बहस के निहितार्थ दर्शन के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, मानव स्वभाव और समाज के बारे में हमारी मूलभूत मान्यताओं को चुनौती देते हैं। भाग 8, एक व्यक्तिगत चिंतन, आजादी की भूल भुलैया नेविगेट करना। जैसे जैसे मैंने आजादी की बहस में गहराई से देखा, मैंने खुद को अपनी मान्यताओं और धारणाओं से जूझते हुए पाया। तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान के प्रमाण अचेतन प्रक्रियाओं के प्रभाव का सुझाव देते हुए नियंत्रण की मेरी सहज भावना को चुनौती देते हैं। फिर भी मैंने इन वैज्ञानिक निष्कर्षों को अपने जीवंत अनुभव के साथ समेटने के लिए संस्ट्रगलर्स किया। हो सकता है कि उत्तर पूर्ण आजादी और पूर्ण नियतिवाद के चरम सीमाओं के बीच कहीं हो सकता है कि हमारे चुनाव पूरी तरह से निरंकुश न हो, लेकिन हम सचेत विचार विमर्श, प्रतिबिंब और विकास की क्षमता बनाए रखते हैं। अंततः आजादी का प्रश्न एक व्यक्तिगत प्रश्न बना रहता है। भाग 9, क्षितिज से परे समझ की तलाश जारी रखना। आजादी की बहस के जल्द ही सुलझने की संभावना नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है और मस्तिष्क की हमारी समझ गहरी होती जाती है, निस्संदेह नई अंतर्दृष्टि सामने आएगी। इस बहुआयामी मुद्दे में और परतें जुड़ेंगी। हालांकि हम कभी भी एक निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। यात्रा अपने आप में अमूल्य है। आजादी की बहस में शामिल होकर हम मानव स्वभाव, चेतना और हमारे अस्तित्व के अर्थ के बारे में बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। आजादी को समझने की तलाश बिना किसी अंतिम गंतव्य के एक यात्रा है।